नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ऐतिहासिक क्रांति पर बात करने वाले हैं जिसने इंसानी संचार और हमारे पूरे समाज की नींव को हिलाकर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रिंट क्रांति यानी मुद्रण क्रांति की। आज हमारे आसपास किताबें, अखबार और डिजिटल टेक्स्ट की मानो बाढ़ सी आई हुई है। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि इस सब की शुरुआत आखिर कहां से हुई? आइए इस दिलचस्प इतिहास के पन्नों को एक-एक करके पलटते हैं। एक पल के लिए ऐसी दुनिया के बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है जहां कोई भी छपी हुई चीज मौजूद ही ना हो। कोई अखबार नहीं, कोई मैगजीन नहीं, कोई किताब नहीं। जब छपाई की कोई मशीन ही नहीं थी तो आखिर ज्ञान और जानकारी एक से दूसरे तक पहुंचती कैसे थी? जाहिर है उस दौर में जानकारी फैलाने की बहुत बड़ी सीमाएं थीं और इल्म या ज्ञान का दायरा चंद लोगों तक ही सिमटा हुआ करता था। ठीक है, आइए इसकी गहराई में चलते हैं। 16वीं शताब्दी के एक शाही कारखाने के इस दृश्य पर गौर करना जरूरी है। यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति बोल बोल कर लिखवा रहा है और दूसरे लोग अपने हाथों से बेहद बारीकी से चित्र उकेर रहे हैं। एक अकेली किताब को तैयार करने में जो मेहनत और वक्त लगता था वो बस कमाल था। ये वाकई एक बहुत ही लंबा और थका देने वाला काम हुआ करता था। अब प्रिंट से पहले के उस दौर को समझने के लिए हमें दो अहम शब्दों पर ध्यान देना होगा, वेलम और कैलीग्राफी। वेलम असल में जानवरों की खाल से बना एक बहुत ही महंगा चर्मपत्र होता था और कैलीग्राफी, जिसे हम सुलेख भी कहते हैं, वो हाथों से की जाने वाली एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लिखावट की कला थी। आज जहां हर चीज आसानी से उपलब्ध है, वहीं उस जमाने में किताबें सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों की तिजोरियों की शोभा बढ़ाती थीं। इन महंगे पदार्थों और खास हुनर की वजह से किताबें बनाना बहुत ही धीमा और खर्चीला सौदा था। अब यहां एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। ज्यादातर लोगों की यही धारणा होती है कि प्रिंटिंग की शुरुआत यूरोप से हुई थी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली है। मुद्रण यानी प्रिंटिंग की असल शुरुआत यूरोप में नहीं बल्कि सदियों पहले पूर्वी एशिया में हुई थी, खासकर चीन, जापान और कोरिया में। ये असल में वो बड़ा सांस्कृतिक बदलाव था जिसने हमारे आधुनिक संचार की मजबूत नींव रखी। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को अगर हम क्रम से देखें तो कहानी शुरू होती है 594 ईस्वी के आसपास, जब चीन में लकड़ी के ब्लॉक यानी वुड ब्लॉक पर स्याही लगाकर और उस पर कागज रगड़कर छपाई शुरू हुई। इसके बाद 868 ईस्वी में मशहूर डायमंड सूत्र छपी। 13वीं सदी आते आते कोरिया में त्रिपिटक कोरियाना सामने आया और फिर 14वीं सदी में मूवेबल मेटल टाइप तकनीक से जिकजी नाम की किताब छापी गई। तो हम साफ देख सकते हैं कि ये तकनीक पूरे एशिया में किस तरह एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ रही थी। और ये जो पन्ना है, ये इसी बात की शानदार गवाही देता है। ये बौद्ध ग्रंथ डायमंड सूत्र का एक हिस्सा है जो 868 ईस्वी में छपा था। इसे दुनिया की सबसे पुरानी छपी हुई किताब माना जाता है। बौद्ध मिशनरी इसे चीन से जापान ले गए थे। इसके पन्नों पर जो हाथ से उकेरे गए चित्र और ब्लॉक प्रिंटिंग का काम है, वो आज भी देखने वालों को हैरत में डाल देता है। समय गुजरने के साथ साथ प्रिंट सिर्फ बड़े विद्वानों या मजहबी किताबों तक ही कैद नहीं रहा, यह धीरे धीरे आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने लगा। इन बेहद खूबसूरत जापानी उकियो प्रिंट्स को ही देख लिया जाए। इनमें एदो यानी आज के टोक्यो की शहरी संस्कृति, कला और आम घरेलू जीवन की झलक साफ नजर आती है। प्रिंट ने उस दौर में शहरी कला और लोगों के खाली समय के मनोरंजन को एक बिल्कुल ही नया रूप दे दिया था। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, ये कमाल की तकनीक आखिर एशिया से बाहर कैसे पहुंची? तो हुआ कुछ यूं कि 11वीं सदी में चीनी कागज मशहूर सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के जरिए यूरोप पहुंचा। कागज के इस लंबे सफर ने एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव के लिए जमीन तैयार की। जाहिर है कागज के बिना इस पूरी क्रांति की कल्पना करना भी नामुमकिन था। और इस पूरे बदलाव में जिस शख्स ने उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम किया, वो थे महान यात्री मार्को पोलो। जब मार्को पोलो 1295 में चीन में लंबा वक्त बिताकर वापस इटली लौटे तो वो खाली हाथ नहीं थे। वो अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का बेशकीमती ज्ञान भी लेकर आए। उनके आते ही इटली में वुड ब्लॉक से किताबों का उत्पादन शुरू हो गया और देखते ही देखते यह तकनीक पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गई। जैसे जैसे किताबों की लोकप्रियता बढ़ी, यूरोप में इनकी मांग मानो आसमान छूने लगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट थी। हाथ से लिखी जाने वाली पांडुलिपियों का उत्पादन इस जबरदस्त मांग को पूरा ही नहीं कर पा रहा था। एक एक किताब विक्रेता के पास 50-50 लिपिक काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया इतनी धीमी और नाजुक थी कि इस बढ़ती हुई मांग के सामने वो पूरी तरह से बेबस नजर आई। और ठीक इसी मकाम पर एंट्री होती है जोहन गुटेनबर्ग की। 1430 के दशक में
जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में गुटेनबर्ग ने एक ऐसी तकनीक की तलाश शुरू की जिससे किताबें बहुत तेजी से और सस्ते में छापे जा सकें। उनका ये जुनून और प्रयोग दुनिया भर में ज्ञान के फैलाव के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। तो सबसे अहम बात यह है कि आखिर गुटेनबर्ग ने इस तकनीक का आविष्कार किया कैसे? दरअसल उन्होंने खेतों में इस्तेमाल होने वाले ऑलिव प्रेस यानी जैतून के प्रेस को अपना मॉडल बनाया। चूंकि वो एक सुनार भी थे, तो उन्होंने अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल करके शीशे के सांचे बनाए और धातु के मूवेबल अक्षर ढाल दिए। ये खेती की एक आम मशीन और सुनार की बारीक कारीगरी का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। अब ये नई तकनीक कितनी तेज थी, इस बात का अंदाजा सिर्फ एक संख्या से लगाया जा सकता है, 180। गुटेनबर्ग ने करीब 3 साल के वक्त में बाइबल की 180 प्रतियां छाप डाली। आज के सुपरफास्ट दौर में शायद ये नंबर बहुत मामूली लगे, लेकिन 1448 के समय के नज़रिए से देखा जाए तो उस दौर के लिए ये रफ्तार वाकई चौंका देने वाली थी, एकदम बिजली की तरह। हालांकि शुरुआती दौर में ये छपी हुई किताबें दिखने में बिल्कुल हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियों जैसी ही लगती थी। उस समय का जो अमीर और अभिजात वर्ग था, उसे एक जैसी दिखने वाली हजारों किताबें कुछ खास पसंद नहीं आती थीं। उन्हें ये थोड़ा सस्ता लगता था। इसलिए छपाई के बाद भी इन किताबों के किनारों और डिज़ाइनों को खास तौर पर हाथों से पेंट करवाया जाता था, ताकि उनकी अलमारी में रखी हर किताब की एक अलग, शाही और अनोखी पहचान बनी रहे। अब जो बात सच में दिलचस्प है, वो है इन आंकड़ों में आई ये विशाल छलांग। 15वीं सदी के आखिर तक जहां पूरे यूरोप में करीब 2 करोड़ छपी हुई प्रतियां थीं, वहीं सिर्फ 1 सदी के बाद यानी 16वीं सदी में ये संख्या रॉकेट की तरह बढ़कर 20 करोड़ तक पहुंच गई। ये वाकई प्रिंटिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका था, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ने समाज का पूरा ढांचा ही बदल दिया। ज्ञान अब सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों की बपौती नहीं रह गया था। प्रिंटिंग ने असल मायनों में ज्ञान का लोकतंत्रीकरण कर दिया था। वो समाज जो अब तक सिर्फ सुनकर ज्ञान हासिल करता था, यानी एक मौखिक संस्कृति में जीता था, वो अब एक रीडिंग पब्लिक यानी पाठक वर्ग में तब्दील हो रहा था। लेकिन यहाँ एक पेंच था। उस दौर में ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो फिर पब्लिशर्स ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही चतुर और शानदार तरीका आजमाया। अनपढ़ आम लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए उन्होंने किताबों में ढेरों चित्र शामिल कर दिए और लोकप्रिय गाथा गीत और लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी। इसके बाद इन किताबों को सराय और गांव की चौपालों पर जोर जोर से बोलकर पढ़ा और गाया जाने लगा। इस तरह जो पढ़ नहीं सकते थे, वो भी इस क्रांति का हिस्सा बन गए। इस पूरे ऐतिहासिक एक्सप्लेनर को समेटते हुए इस आखिरी सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरह उस दौर में सुनने और पढ़ने की संस्कृति आपस में घुल मिल गई थी, क्या वो आज के हमारे आधुनिक डिजिटल युग से मेल नहीं खाती? आज हम इंटरनेट की दुनिया में टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो सब कुछ एक साथ ग्रहण कर रहे हैं। क्या ये उस ऐतिहासिक बदलाव का ही एक नया डिजिटल रूप नहीं है? ये सोचने का वाकई एक बहुत ही शानदार नजरिया है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।